अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.5 के 1 और 2 सवाल पहले हमने कर लिए थे। आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखो जी, अभी हम लोग अभाज्य गुणनखंड की जो फ्री वाली दिख थी, मतलब जो ग्राफ बना के करते थे, सारणी बना के काम करते थे, उसका जब हम हल करते थे तो किसको किसको नहीं लेते थे। तो ऊपर जो संख्या रहती थी उसको नहीं लेते थे और जो नीचे एक आता था, बाकी बाएं तरफ के जितने भी अंक आते थे उसको ले लेते थे। ठीक है ना। तो हम जवाब क्या लिखेंगे कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में, यानी देखो जो ऐसा ऐसा बनता था ना हमारा जो ग्राफ, ऐसा यहाँ पर मुख्य संख्या होती थी और यहाँ से भाग देना शुरू करते थे। जब यहाँ पर एक आ जाता था तो ये मुख्य संख्या को छोड़ देते थे, मुख्य संख्या या स्वयं संख्या को छोड़ देते थे और एक को छोड़ देते थे। बाकी इधर वाले जितने भी अंक होते थे उनको हम लिख लेते थे। ठीक है। तो जवाब भी कैसे लिखेंगे कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। कि अभाज्य गुणनखंडन में किसको, ये जो मुख्य संख्या है था स्वयं संख्या लिख लेते हैं। गुणनखंडन में स्वयं संख्या तथा एक चूंकि नीचे बचता था ना, को सम्मिलित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ये इसका जवाब हुआ। इसी में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब चौथा प्रश्न ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चाहे 1 अंक हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो या और ज्यादा अंक हो, तो सबसे बड़ा अंक हमारे शुरुआत होते हैं 0 से लेकर 9 तक ही अंक है। ठीक है ना। ये इनको प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ा अंक होता है वो होता है कौन, 9। तो इस तरह जब कोई संख्या पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो जो 4 अंक पूछ रहे तो 4 पर 9 लगा दो, 3 अंक पूछ रहा है तो 3 9 लगा दो, यानी जितने सबसे बड़े अंक वाली संख्या पूछते हैं उतने ही 9 लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9 हो, जो होता है वो सबसे बड़ा अंक होता है। तो 4 पर 9 लगा दो तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब ये कहते हैं कि इसे यानी उसे को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडन निकालने का क्या तरीका है, हम लोगों ने सीखा था। ये सारे को ऐसा बीच में लिख लीजिए और ऐसे एक ग्राफ बना लीजिए। ठीक है। ऐसा ग्राफ बनाना है हमको। और क्या करना है, यहाँ पर देखना है, इसका भाग देना है किससे। तो चूंकि इकाई अंक पर जो अंक होता है उसी से तो तय होता है कि किस अंक से जाएगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारी कौन होती है, 2। तो ये विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। तो हम क्या किससे ट्राई करेंगे, 3 से कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। अभी भी इकाई पर 3 है तो क्या कोशिश करेंगे, 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया है। तो 1 किससे आता है, 1 आएगा, एक तो 3 पे ही आता है और 9 पे आता है। तो पहले 3 पे ट्राई करो। 9 पे तो अगर जाएगा तो 3 से ही चला जाएगा। 3 से फिर से देख लेते हैं। तो 3 तिरका 9, 2 आएगा, 3 7 21 और 1 नहीं जाएगा।
अब हम सीधा किससे ट्राई करेंगे? 11 से। 11 एकम 11, ये एक आया तो शून्य, 11 एकम 11। अब किससे ट्राई करेंगे? देखो ट्राई करके देखो, और तो कहीं कुछ जा ही नहीं रहा है। जब अभाज्य संख्याओं में देखेंगे, आप ध्यान करेंगे कि किसी में क्या 101 आता है क्या? किसी के गुणनखंड में, गुणनखंड माने गुणज में, तो आप ध्यान से देखेंगे 101 किसी के गुणज में नहीं आता है। इसका मतलब गुणज में नहीं आता है तो ये कहाँ पर जाएगा? ये स्वयं अभाज्य संख्या होती है, तो ये एक बार ही जाएगा। मतलब 101 का स्वयं में एक ही बार भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये किसी, जो हम पहाड़े को ध्यान करें 1 से लेकर 10 तक या उसके आगे भी, तो कहीं 101 नहीं फंस रहा है। तो अभाज्य गुणनखंडन कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 9999 के अभाज्य गुणनखंडन। शुरू करते हैं। इधर जो आते हैं वो लिखा जाता है स्वयं संख्या और एक को छोड़ दिया जाता है। अभी सॉरी, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा कि किसको छोड़ दिया जाता है, इस ऊपर वाले को और नीचे वाले को। इधर वाले सारे अंक लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो 3, फिर एक और 3, फिर एक 11 और फिर 101 और इस एक को छोड़ दिया जाता है। इतने अभाज्य गुणनखंडन बनेंगे। लेते हैं पांचवा। अभी पांचवा प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं? तो 5 अंक बनाने हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? 1 लिख लिया जाता है और उसके बाद के आगे अंक सारे शून्य लगा दिए जाते हैं। जैसे 5 अंक है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे शून्य लगा देंगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है। 4 अंकों की पूछती तो 1 लगा के 4 शून्य लगा दिए, 1 अंक लगा के 3 शून्य लगा दिए। 2 अंकों की 3 अंकों की पूछता तो 1 अंक लगा के 2 शून्य लगा दिए। यानी जितने अंकों की पूछते हो वहां पर 1 रखिए, फिर उसके आगे उतने ही बाकी जो बचे उसके शून्य लगा दीजिए। जैसे 6 अंकों की पूछेगा, क्या कहेंगे? 1 लगाएंगे और 5 शून्य लगा देंगे, तो 5 शून्य और 1 मिलके 6 हो जाते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं 5 अंक, तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और उसके आगे 4 शून्य लगाएंगे, तो बन जाएंगे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो शुरू करते हैं। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 लगा के 1 2 3 4, देखिए 4 शून्य लगा दिया और 1 लगा दिया, तो ये बन गई हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। गिन लो 5 अंक, 1 2 3 4 5। क्योंकि हमारे अंक कहाँ से हैं? 1 से लेकर 9 तक ही हैं और उन्हीं में सबसे छोटा बनाना है, तो यही छोटा हुआ। अब अभाज्य गुणनखंडन के रूप में तो शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 1 लगा के 1 2 3 4, ये 5 हो गए। अब इसको क्या है? ऐसा, तो इसको बना लिए ग्राफ। अब इकाई में शून्य है तो शून्य किससे? 2 से विभाज्य होता है। जिसके इकाई में शून्य होता है वो 0 2 4 6 8, उसको शुरू से हम 2 से ट्राई करेंगे। अगर नहीं जाता है तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते चले थे। ठीक है। तो अभाज्य संख्या है, तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, भाग देना है। और इधर कितने आ जाएगा? ये 10 चला गया तो 3 शून्य 1 2 3। ठीक है। अब 2 से ये कितने पर? 2 दूनी 4, 1 से बन गया 10, 2 पंचे 10 और 1 और 2, फिर 2 से लेंगे। अभी भी जब तक ये शून्य है तो 2 से लेना है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बना तो ये बना 10, 2 पंचे 10, फिर शून्य। और लीजिए 2 छक्के 12, अब 5, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 1 से बना 10। अब देखो जी यहाँ पर 5 आ गया, तो 5 आ गया तो सबसे 3 की लाइन में भी आता है, तो पहले 3 से ट्राई करेंगे और अगर नहीं जाएगा तो फिर 5 से ट्राई करेंगे। तो देखो 3 दूनी 6
भाग नहीं गया 0, 25 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अब हम सीधा 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 एकम 5, एक बचा 12, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से ट्राई करेंगे। अब पीछे नहीं जा सकते, आगे की तरफ चलना है। तो 5 दूनी 10, 5 बचा, 5 बचे 25। अभी भी देखो 5 से जा रहा है, 5 बचे 25 और ये रहा 5 एकम 5, एक पर आ गया और यहाँ से चला है। तो अब हमको क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंडन। तो यहाँ पर हम जगह बना के लिख देते हैं, ये वर्ड समझनी है, ये लाइन नहीं खींचना, ये हम बंद करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 1000, 10,000 इकाई, ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 5 अंकों की संख्या यही बनी। 10,000 के अभाज्य गुणनखंडन, कौन कौन से आए, 1 2 3 4, 4 तो 2 है, तो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और 1 2 3 4, 4 5 भी है, तो गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंडन। इसके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के, 7वां लेते हैं, ये 6वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम, मतलब पहले हमको गुणनखंड निकालना है, फिर आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे करके उसको फिट करना है। फिर क्या कर रहे हैं, अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में फिर उनमें देखना कोई संबंध है क्या, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। चलो, तो पहले तो 1729 के गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो ये रहा 1729। अब ये देखिए, इधर इकाई पर 9 है, 2 तो हो जाएगा नहीं, 3 पर ट्राई करके देखो। और 9 किस पर आता है, 3 और 7 पर है ना, तो 3 पर देखेंगे फिर 7 पर देखेंगे, और अगर नहीं जाता तो फिर उसके आगे देखेंगे, ऐसा। तो 3 5 15 है, 21 22 बना, 3 7 21, 19, 19 का पहाड़ा नहीं जाता है, तो 7 से ट्राई करेंगे। 7 दूनी 14 है, 3 तो 32, 7 चौक 28, 4 तो 49, 7 7 49, बिल्कुल जा रहा है, तो 7 फिर जाएगा, और इसके पीछे तो जा ही नहीं रहा। तो 7 दूनी 14 है, 3 बचा 32, 7 चौक 28, 4 बचा 49, 7 7 49। अभी 7 है तो पीछे जाएंगे नहीं, 7 से ही ट्राई करेंगे। 7 तरीके 21 और 17, ये कुछ नहीं जा रहेगा। तो 7 के बाद 9 पे नहीं आता है, 7 के बाद 9 पे कहाँ जाएगा, क्योंकि 3 से जाता तो 9 पे जाता। तो 11 पे देखो, 11 दूनी 22 नहीं जाएगा। 13 पे देखो, 13 एकम 13 है और ये 11 है, 117, 13 नहीं 117, 13 से जा रहा है, तो 13 एकम 13 है, बचा इधर 11 है, 11 से 113 नहीं 117। अब ये तो 19, तो 19 तो और किसी से जाता ही नहीं, 19 में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यार, 1729 के अभाज्य गुणनखंड ये निकले 3 थे, ठीक है ना। तो 1729 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से बने, देखो इधर 7, फिर गुणे में लगा दो, गुणनखंड है तो गुणे, 13 और 19। ये तो सवाल यहाँ तक हुआ, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया। अब उन्हें आरोही क्रम में लिखो, ये तो गुणनखंड आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए, तो बढ़, ये तो ऑलरेडी बढ़ते ही क्रम में ही लिखा हुआ है। तो 7 छोटा है 13 से और 13 छोटा है 19 से, यही तो आरोही क्रम हुआ। मतलब आप बताए ना, आपको ये प्रदर्शित कर दीजिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा, तो तभी तो समझ में आएगा। यानी 7 13 से छोटा है और 13 छोटा है 19 से, तो ये हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब जब ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया,
तो पूछ रहे हैं कि अब मतलब अब क्या करना है। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है। 7 और 13 और 13 और 19 ये क्रमागत है। क्रमागत कौन सी हुई? ये हुआ और ये हुआ। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान से देखें, अगर 13 में से 7 को घटा दें या 19 में से 13 को घटा दें तो क्या हो रहा है? तो 13 में से 7 को घटा दें तो 6 बच रहा है, यानी ऐसे करके देख लें, संबंध ही तो ढूंढना है। 13 में से 7 को घटा दिया 6, इधर 19 में से 13 को घटा देंगे तब भी 6 बच रहा है। तो क्या संबंध है? तो ये संबंध नजर आ रहा है कि अगली संख्या में पिछली संख्या को घटाने पर 6 प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो क्रमागत संख्याओं में क्या है, दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है। ऐसा लिख सकते हैं ना? तो लिख देंगे दो क्रमागत, ये तो पूछ रहा है दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड, ये तो नहीं अभाज्य गुणनखंड। दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में क्या है, ये देखो कोई संबंध है में, यहां पर लिख दो 6 का अंतर है। 6 का अंतर है, यही संबंध निकल के है। ठीक है, यहां तक तो ये हमारा सवाल हुआ। तो यहां से इसका बाकी जवाब इस तरह ही छठवां हुआ। लेते हैं 7वां नंबर, प्रश्न 7 लेते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। ये तो हमारी वो है मुख्य लाइन, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। ये तथ्य है, यानी कथन है। तो इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो हमको ये दिखाना है कि सचमुच होता है या नहीं। तो बस ये करते हैं। तो यहाँ हल शुरू करते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले 6 से विभाज्य। तो मान के चलते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। माना 3 क्रमागत संख्याएं, माना 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं 6 से ले रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो 7, 8, 9 है। अभी कह रहे हैं इनका गुणनफल। कुछ उदाहरण, तो ये पहला उदाहरण ले लेते हैं, फिर इस तरह एक आध और ले लेंगे। तो इनका गुणनफल, इनका क्या करेंगे, गुणनफल। गुणनफल क्या हो गया, 7 गुणे 8 गुणे 9। तो 9 8 72, यहाँ निकाल लीजिए। 9 8 72 गुणे 7, 7 दूनी 14 की 4 और 7 7 49 और 1 50, 504 आ गया। ठीक है ना? ये तो इसका गुणनफल आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि सदैव 6 से, ये 6 से भाग जाएगा कि नहीं। तो 6 से भाग देने का क्या तरीका है। अब एक और ले लेते हैं, फिर इसका भी हिसाब करते हैं। दूसरा मान के चले, माना 3 क्रमागत संख्याएं, माना 3 क्रमागत संख्याएं। अब की बार कुछ और ले लीजिए, 7 8 9। अब मान के चलते हैं 10 11 12 ले लेते हैं संख्याएं। अब की बार ले लेते हैं 10 11 12 है। तो इनका गुणनफल निकाल लो पहले। तो ये लो गुणनफल, ये लो गुणनफल। तो हो जाएगा 10 गुणे 11 गुणे 12, यही हुआ ना। तो इनका गुणनफल कितना है, 12 11 का 12 एकम 12, 12 13 और एक शून्य इधर से आ जाएगा। तो आ जाएगा 1320, यानी 13 20। ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है ना? अब देखो ये कह रहे हैं कि ये सदैव 6 से भाज्य होता है। अब या तो आप 6 का पहाड़ा दो, लेकिन हम विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं। तो विभाज्यता के नियमों के अंतर्गत ही बताना है आपको। तो विभाज्यता के नियम 6 का गुणन, 6 से संख्या कौन सी विभाज्य होती है। विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था
कि 6 से विभाज्यता 6 से विभाज्यता क्या थी कि यदि संख्या 6 का गुणनफल क्या होता है 2 और 3। तो जब संख्या 2 से विभाज्य हो जाए और संख्या 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाज्य है तो वह 6 से विभाज्य होगी। ठीक, ये तो इसका नियम है। अब 2 से विभाजन के लिए क्या तरीका है? इकाई पे 2 से विभाजन क्या होता है? इकाई अंक पर क्या आना चाहिए? या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। यहां पर क्या आ रहा है? इकाई पर 4 और इकाई पर 0। इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। ठीक है। और 3 से कैसा चलता है? 3 से विभाजन क्या है? ऐसे जोड़ दो और वो 3 का भाग चला जाए तो वो हो जाएगा 3 से विभाजित। तो देखो 504 को 5 धन 0 धन 4 यानी 5 4 9 भाग चला जाता है, 3 का चला जाता है। इसमें देखो 1320, तो 1320 में क्या है? 1 धन 3 धन 2 धन 0। तो 1 3 4 2 6, 6 में 3 का भाग चला जाता है। तो जब संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये हमारा साबित हो गया। तो इस तरह हमारा ये 7वां प्रश्न पूरा होता है।